आज हिस्ट्री बाई डॉक्टर रामचंद्र दुबे के आधुनिक भारत के इतिहास के एपिसोड में अध्याय 6 के अंतर्गत आपको विलियम बेंटिंक के सुधारों की विवेचना बतानी है। तो विलियम बेंटिंक के संबंध में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल रहा। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहा। इनके समय में युद्धों में बहुत अधिक खर्च करना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई। अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार तो पर्याप्त मात्रा में हो गया था, लेकिन उसे शांतिपूर्ण ढंग से संगठित करके चलाने की आवश्यकता थी। ऐसे समय में भारतीय वातावरण से पूर्व परिचित उदारवादी लॉर्ड विलियम बेंटिंक को 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। विलियम बेंटिंक ने भारतीय नरेशों के संबंध में एक दो मामले को छोड़ करके किसी भी मामले में हस्तक्षेप की नीति का पालन नहीं किया और न ही युद्ध करने का प्रयास किया। बेंटिंक ने आंतरिक प्रशासन के क्षेत्र में कंपनी की आर्थिक स्थिति को ढीले ढाले प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारा और साथ ही भारतीयों की स्थिति को सुधारने के लिए भी अनेक कार्य किए जो उस समय के ऐतिहासिक समय की मांग थी। अपने शांतिप्रिय सुधारों की नीति से निसंदेह बेंटिंक ने यह सिद्ध किया कि उसका उद्देश्य एक ओर यदि कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ करना है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता के कल्याण की भी बात या भारतीय जनहित की बात भी सोचने की बात थी। बेंटिंक के प्रजाहित के कार्यों को देखते हुए इतिहासकार पी रॉबर्ट्स ने लिखा है, वह प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने प्रजा के कल्याण को अपना प्रमुख कर्तव्य माना है। संक्षेप में उसके सुधारों को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पहला जो वर्ग है आर्थिक सुधार का वर्ग है। आर्थिक सुधार में हम देखें तो 1828 ईस्वी में कंपनी के व्यय उसके आय से बहुत अधिक हो गया था। अतः अंग्रेज सरकार ने बेंटिंक को शांति तथा सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता के निर्देश के साथ यहाँ भेजा। बेंटिंक ने कंपनी के घाटे को दूर करने के लिए आर्थिक सुधार के रूप में निम्नलिखित कार्य किए। पहला, अनावश्यक पदों की समाप्ति। बेंटिंक ने आर्थिक क्षेत्र में मितव्ययता पर सुझाव है सैनिक और असैनिक दो समितियां बनाई और इस समिति के रिपोर्ट के आधार पे उसने ऐसे अनेक पदों को समाप्त कर दिया जिसके न रहते हुए भी कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चल सकता था। इस तरह पदों में कटौती के कारण पर्याप्त धनराशि की बचत हुई और कंपनी का घाटा पूर्ति होने लगा। दूसरी बात इसने की, असैनिक अधिकारियों के वेतन में कटौती। कंपनी के असैनिक अधिकारियों के वेतन को बहुत ऊंची तनख्वाह दी जाती थी और इस तनख्वाह को प्रशासकीय व्यय काफ़ी इस तनख्वाह से बढ़ गया था। तो विलियम बेंटिंक ने पहली बार उच्च प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए अधिकारियों के वेतन में कटौती कर। दूसरा, सैनिक अधिकारियों के भत्ते में कटौती। बंगाल के 400 मील के अंतर जितने भी सैनिक और सैन्य अधिकारी थे उन सैन्य अधिकारियों का भत्ता जो है आधा कर दिया गया। इससे आधा करने से इस सुधार से कंपनी के व्यय में लगभग 2000 पाउंड वार्षिक की बचत हो गई। अगली बात उसने की, अनावश्यक न्यायालयों की समाप्ति। बेंटिंक के समय में जो दौरा और अपील की न्यायालय की अदालतें थी जिनसे कोई लाभ नहीं दिख रहा था, तो केवल सरकार का व्यय बढ़ता था। ऐसे दौरा और अपील के न्यायालयों को विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया। अगला बात इसने कि भारतीयों की नियुक्ति से बचत। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही यह बात प्रचलित थी कि भारतीयों को अक्षम मानते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीयों के उच्च पदों पर नियुक्ति बंद कर दिया। लेकिन भारतीयों की अपेक्षा जो अंग्रेजी पदाधिकारी थे उनकी नियुक्ति पर व्यय कंपनी को अधिक करना पड़ता, उनके तनख्वाह अधिक देने पड़ते थे। विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा में परिवर्तन किया और उसने उच्च पदों पर भारतीयों की भी नियुक्ति शुरू की, जिसके कारण कंपनी के व्यय भार में कमी आई और कंपनी को आर्थिक बचत हुई। अगली बात इसने की कि कर मुक्त भूमि पर लगान लगाना और लवारिश जागीरों को जब्त करने का काम किया। ऐसा था कि हिंदू तथा मुसलमान बहुत से राजाओं और जागीरदारों को बहुत सी भूमि माफ़ी में और पुरस्कार में दी गई थी, जिनका लगान वो नहीं जमा करते थे।
बंटिंग ने इस प्रकार के भूमि का जांच पड़ताल करवाया और उस पर लगान लगाया। इस पर लगभग 30 लाख रुपए वार्षिक की आमदनी बढ़ गई। और एक बात बंटिंग ने और की कि जिन जमींदारों और राजाओं के वारिस नहीं थे उनके ज़मीनों को इसने जब्त करवा लिया। तो यह एक कंपनी के हित में एक अच्छा कार्य था। अगला कार्य उसने किया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है उसकी लगान व्यवस्था को इसने पुनरीक्षित किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने तत्कालीन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की समस्त भूमि का सर्वेक्षण कराया और कराने के उपरांत 1833 में राजा टोडरमल के बंदोबस्त के आधार पर 30 वर्ष के लिए लगान निश्चित किया। यह पुनरीक्षित लगान लागू करने से कंपनी की आय में अत्यधिक वृद्धि हो गई। अगली बात इसने की आर्थिक क्षेत्र में सुधार के अफीम के व्यापार की उत्तम व्यवस्था से अपनी आय की वृद्धि की। अफीम के व्यापार को इसने नियमित किया, अनुपत्रित किया, लाइसेंस्ड किया और केवल बम्बई बंदरगाह से ही अफीम को निर्यात करने की आज्ञा दी। बाकी जगहों से निर्यात इसने बंद कर दिया, जिससे इस प्रकार कंपनी के अफीम के व्यापार के नियमन से कंपनी की आय में वृद्धि हुई, क्योंकि इससे अफीम का व्यापार कंपनी के कंट्रोल में हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि विलियम बेंटिंग अपने आर्थिक बचत के द्वारा या आर्थिक सुधारों के द्वारा कंपनी का जो 1 करोड़ रुपए का जो आय था उसको साल में ही बदल के 2 करोड़ रुपए वार्षिक के रूप में कर दिया, वार्षिक लाभ में कर दिया। तो यह एक कार्नवालिस की आर्थिक सुधारों की बहुत बड़ी देन थी। अब दूसरे सुधार पर दृष्टिपात करें तो प्रशासनिक तथा न्यायिक सुधार पर देखा जाए तो प्रशासनिक और न्यायिक सुधार पर चर्चा करने को पाते हैं कि इसने सबसे पहला काम किया, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया। जैसा कि हम बता चुके हैं, कार्नवालिस के समय में प्रशासनिक पदों पर केवल अंग्रेज, उच्च प्रशासनिक पदों पर केवल अंग्रेज अधिकारियों की ही नियुक्ति होती थी, क्योंकि उन्हें भारतीय अधिकारियों पर विश्वास नहीं था। लेकिन विलियम बेंटिंग ने और उनके ऊपर अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर वेतन और भत्ते के रूप में अधिक रुपये खर्च करने पड़ते थे। इसको देखते हुए विलियम बेंटिंग ने इस नियम को बदला और इस खर्चीले नियम को बदल करके आर्थिक और न्याय के आधार पर कार्नवालिस काल से चले इस प्रथा को बदला और बदलने के बाद भेदभाव नीति को समाप्त किया और भारतीयों को भी कंपनी के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। और यही सिद्धांत जो बेंटिंग ने शुरू किया था 1833 में कंपनी के चार्टर में भी सम्मिलित किया गया और जिसके द्वारा स्वीकार किया गया चार्टर के द्वारा कि अब धर्म, जाति, जन, वंश या रंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी की सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि भारतीयों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाने लगा और दूसरी तरफ भारतीयों की तरफ सम्मान मिला, दूसरी तरफ कंपनी की आर्थिक स्थिति में भी बचत हुई। अगली बात इसने की, प्रेस के प्रति उदार नीति। भारतीय समाचार पत्रों और प्रेस में के प्रति बेंटिंग उदारवादी नीति अपनाया। उसने प्रेस की स्वतंत्रता दी, समाचार पत्रों को स्वतंत्रता प्रदान किया और एक स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा से असंतोष बढ़ने से रोकने में बेंटिंग को मदद मिली। अगली बात से प्रांतीय अपील दौरा न्यायालयों और जिला न्यायाधीशों के अधिकार में वृद्धि की। ये दौरा अदालतों को खत्म किया और जिला न्यायाधीशों के अधिकार में वृद्धि की। जो प्रांतीय दौरा अदालतें थी और अपील की अदालतें थी जो पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद में थी, इसको उसने समाप्त कर दिया और इनके कार्यों को कमिश्नरों को दे दिया। यानी अब दौरा अदालत, अपील अदालतों का काम कमिश्नर करने लगे। उसने पूरे बंगाल को 20 भागों में विभक्त किया और प्रत्येक डिवीज़न में एक कमिश्नर की नियुक्ति की। कमिश्नरों के पास न्याय के साथ पुलिस माल संबंधी अधिकार भी दिए। 1829 में ही एक ऐसा अधिनियम बना करके उसने जिला और सिविल सेशन न्यायाधीशों के अधिकारों में वृद्धि कर दी। अब वे फौजदारी मुकदमे भी सुन सकते थे। उन्हें अपराधियों को 2 वर्ष तक सश्रम कारावास करने के अधिकार दिए गए। अगली बात है कि उच्च न्यायिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। बेंटिंग ने 1831 में एक अधिनियम बनाकर मुंसिफ तथा सदर अमीन के पद के द्वार भारतीयों के लिए भी खोल दिए। इसके पहले भारतीयों को मुंसिफ के पद पर या सदर अमीन के पद पर नियुक्त नहीं की जाती थी। इससे भारतीयों के अंदर फैलते असंतोष पर भी रोक लगा। कानून के क्षेत्र में अगली स्लाइड में क्या है, कानूनों का संकलन इसने कराया। 1833 ईस्वी में मैकाले के अध्यक्षता में एक कमीशन बनाई गई और उस कमीशन जिसने भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड और सैनिक तथा सैनिक कानूनों के नियमों का संकलन किया। उससे न्याय कार्य में सुविधा हुई तथा न्याय प्रणाली में पर्याप्त सुधार हुआ। अगली व्यवस्था इसने की न्यायालयों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग। बेंटिंग के पहले न्यायालयों में फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। इससे न्यायकर्ता और न्याय प्राप्तकर्ता
दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता था इस भाषा की वजह से। विलियम बेंटिंक ने एक अधिनियम बना करके न्यायालयों में भारतीय भाषा का प्रयोग करने की अनुमति दी, जिससे न्यायिक कार्य सरल हो गया। अगली बात उसने की, इलाहाबाद में सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना की। जनता की कठिनाई को देखते हुए 1832 में विलियम बेंटिंक ने इलाहाबाद में एक पृथक सदर दीवानी न्यायालय और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की। अब कलकत्ता से जो दूरस्थ प्रांत में लोग रहते थे या उत्तर पश्चिम प्रांत के जो लोग थे, उन्हें न्याय पाने के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ता था, बल्कि वह इलाहाबाद में ही अपने अपील करके न्याय को प्राप्त करते थे। अब जूरी प्रथा को प्रचलित करना, 1832 ईस्वी में एक अधिनियम को पारित करके बंगाल में जूरी प्रथा प्रचलित की गई। इस प्रथा के अंतर्गत प्रतिष्ठित भारतीयों को भी अंग्रेजी न्यायाधीशों के साथ बैठकर न्याय देने और न्यायाधीशों की सहायता करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब तीसरा, शिक्षा संबंधी सुधार देखें जो विलियम बेंटिंक के काल में हुआ। मैकाले के अध्यक्षता में शिक्षा का उद्देश्य और माध्यम पर सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई गई। समिति में बहुत से वाद विवाद और विरोध के बाद निश्चय किया गया कि शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा जाए और अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम रखा जाए। इससे मैकाले का उद्देश्य था कि इससे एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो शरीर और रक्त से भारतीय होगा, प्रवृत्ति, विचार और नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज होगा। मैकाले समिति के विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा विलियम बेंटिंक की सरकार ने अनुमोदित कर दिया। वास्तव में अंग्रेजी माध्यम से वैज्ञानिक शिक्षा और अंग्रेजी साहित्य शिक्षा पर व्यय करने के पीछे सरकार के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। प्रथम, अंग्रेजी माध्यम होने से शिक्षित क्लर्क भारतीयों में से प्राप्त हो सकेंगे। दूसरे, व्यय में कमी आएगी। और तीसरे, सैकड़ों भारतीय अंग्रेज तौर तरीकों को के समर्थक हो जाएंगे, जिससे भारत में इंग्लैंड की माल की खपत बढ़ेगी। चिकित्सा शिक्षण को प्रोत्साहन दिया गया और इसको प्रोत्साहन देने के लिए 1835 में सबसे पहले कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिंक ने करवाई। अब इसके अंतिम और बड़े सामाजिक सुधार को देखा जाए तो सामाजिक सुधार जो विलियम बेंटिंक के काल में किया गया, इस सामाजिक सुधार के लिए पी रॉबर्ट्स ने लिखा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधारों ने उसे भारतीय इतिहास में अमर कर दिया। वास्तव में इसने जो समाज के सुधार के लिए कार्य किए वह भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। जैसे उसने सती प्रथा का अंत किया। विलियम बेंटिंक के पहले हिंदू समाज में प्राचीन काल से यह सती प्रथा चली आ रही थी। परंपरा के अनुसार विधवा हो जाने वाली स्त्रियों को अपने पति के साथ ही चिता में जल जाना पड़ता था। यदि वह स्वेच्छा से नहीं जलती थी तो उन पर दबाव बनाया जाता था। समाज के लोग दबाव डाल करके उन्हें जबरदस्ती पति की चिता में झोंक देते थे। उसकी चित्कार को कम करने के लिए अगल बगल चिता के खड़े होकर ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे। ऐसे अमानवीय प्रथा के संबंध में पी रॉबर्ट्स ने लिखा है कि 1827 में केवल बंगाल में 700 से अधिक नागरिकों को इस अमानवीय प्रथा का शिकार होना पड़ा। अब जो सोचिए कितनी बड़ी संख्या में विधवाओं को जबरदस्ती सती बनाया गया, यह एक अमानवीय प्रथा थी। 1829 में बेंटिंक ने नियम बनाकर इस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर इसे कहा गया कि यदि कोई भी व्यक्ति स्त्री को सती होने के लिए प्रेरित करेगा अथवा उसे सती होने के लिए बाध्य करेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस प्रथा के विरुद्ध, इस प्रथा के चालू रखने के लिए बहुत से लोग इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में भी अपील किए, लेकिन राजा राम मोहन ने इस प्रथा का समर्थन किया और इसलिए यह प्रथा धीरे धीरे भारत में समाप्त हो गई। बुलजले हेग ने लिखा है कि यह कंपनी सरकार द्वारा भारत की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का अत्यंत साहसिक कदम था। निश्चित ही यह इसी कार्य के लिए भारतीय इतिहास में सती प्रथा का अंत करने के इस कार्य से विलियम बेंटिंक को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। दूसरा, इसने सामाजिक सुधार के अंदर काम किया। बाल हत्या और मनुष्य बलि पर रोक। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में लोग आत्मसम्मान के रक्षा के नाम पे कन्याओं को जन्म होते ही कत्ल कर देते थे। इतना ही नहीं, उड़ीसा के कुछ असभ्य जातियाँ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि चढ़ाती थी। इस प्रथा को बेंटिंक ने अमानसिक प्रथाओं को गैर कानूनी घोषित किया और उसे समाप्त करने में सहायता की। तीसरी बात थी दास प्रथा का निषेध। अत्यंत प्राचीन काल से चले आ रहे इस दास प्रथा के अंतर्गत लोग भूखमरी से बचने के लिए या फिर ऋण चुकाने के लिए अपने बच्चों को और कभी कभी तो स्वयं को बेच देते थे गुलाम के रूप में और दास के रूप में क्रेता के यहाँ रह करके
अपना जीवन यापन करते थे, उनकी सेवा करते थे। 1832 में बंटिंग ने एक कानून बनाकर इस तरह के दास प्रथा का निषेध कर दिया। चौथी बात इसने की, हिंदू उत्तराधिकार कानून में सुधार। हिंदू उत्तराधिकार कानून में था कि जो भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेगा उसे अपने पैतृक संपत्ति से वंचित होना पड़ेगा। लेकिन विलियम बंटिंग ने इसमें सुधार किया और कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद भी जो उसकी पैतृक संपत्ति है वह उससे छीनी नहीं जाएगी, पैतृक संपत्ति उसमें स्थानांतरित होगी। इसके इस संशोधन से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को भारत में बल मिला। ठगों का ये एक सामाजिक सुधार उसने किया। भारत के कुछ क्षेत्रों में ठग लुटेरे ऐसे समूह थे जो व्यक्तियों के समूह में शामिल हो जाते थे और शामिल होकर के उनसे घुल मिल करके उन्हें लूट लिया करते थे। तो ऐसे बंटिंग ने इसी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक विशाल योजना बनाई। भारतीय नरेशों से भी उसने अपना सहयोग प्राप्त किया। कर्नल श्री मैन को इस कार्य के लिए सेना के साथ उत्तरदायित्व सौंपा। स्थान स्थान पर ठगों को पता लगाया गया, उनका पीछा किया गया और इस तरह 1500 ठग पकड़ लिए गए जिनको आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया गया। निरंतर प्रयत्न के पश्चात 1837 ईस्वी में ठगी के गिरोहों के रूप में विनाश हो गया। इस प्रकार एक बड़ी परेशानी से भारतीय नागरिकों की जान बची। इतिहासकार थार्टन ने लिखा है कि विलियम बेंटिंग के समय में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई और ड्यूक विलियम वेलिंगटन को न एक योग्य सैनिक को मानता था और न ही एक अच्छा शासन प्रबंधक मानता था, परंतु इसके अनेक कार्यों को देखते हुए उक्त विचार का सरथा समर्थन नहीं किया जा सकता है। यह बात सत्य नहीं है। निसंदेह बंटिंग के समय में साम्राज्यवादी गौरव प्रदान करने वाले युद्ध नहीं लड़े गए, परंतु उसने शांति और सुधारों का जिस प्रकार कंपनी के भारत में कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ किया वह अत्यंत सराहनीय है। मार्शमैन के शब्दों में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में भारतीय सुधारों के इतिहास में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। लॉर्ड रिपन के समान ही उसकी सफलताएं भी शांति के क्षेत्र में थी, युद्ध के क्षेत्र में नहीं थी। तो आज की विवेचना में इतना ही। कल जब हम मिलेंगे तो अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस जो वीडियो है उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन दबा करके दबाएंगे, जिससे आपको सही समय पर इसकी सूचना अगले वीडियो की मिलती रहे। देखिए, अब इस अध्याय में कुछ छोटे प्रश्न भी बनते हैं, उन पर भी चर्चा कर लें। जैसे पहला छोटा प्रश्न बनता है कि लॉर्ड एमहर्स्ट ने कब से कब तक भारत में गवर्नर जनरल का कार्य किया। तो इसका उत्तर है कि 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक लॉर्ड एमहर्स्ट भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। दूसरा प्रश्न बनता है कि विलियम बेंटिंग कब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। तो निश्चित तौर से इसका उत्तर है कि 1828 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। तीसरा प्रश्न है असैनिक अधिकारियों को वेतन में कटौती किसने की। इसका उत्तर है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने असैनिक अधिकारियों के वेतन में कटौती की। कलकत्ते से 400 मील के अंदर नियुक्त सैनिक और सैनिक अधिकारियों के भत्ते आदि किस गवर्नर जनरल ने की। इसका भी उत्तर है कि विलियम बेंटिंग ने किया। पांचवा प्रश्न बनता है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है कि लगान व्यवस्था को बेंटिंग ने किस वर्ष के लिए और किस वर्ष में और कितने दिन के लिए स्थायी किया। तो इसका उत्तर है कि 1833 में 30 वर्ष के लिए पुनर्चित करके स्थायी किया। छठवां प्रश्न बनता है बंगाल को 20 भागों में बांटकर प्रत्येक में एक कमिश्नर की नियुक्ति किसने की। इसका उत्तर है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल को 20 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग में एक कमिश्नर की नियुक्ति की। सातवां है सिविल और सेशन न्यायाधीशों के अधिकारों की बेंटिंग ने किस वर्ष विध की। सिविल जो भारतीय सिविल जज थे, जिला जज थे और सेशन के न्यायाधीश थे, उनके अधिकारों को बेंटिंग ने किस वर्ष वृद्धि की। इसका उत्तर है कि 1829 में उनके अधिकारों में बेंटिंग ने वृद्धि की। अब अगला 8वां प्रश्न बनता है कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड और सैनिक असैनिक कानूनों का संग्रह के लिए बेंटिंग ने किसकी अध्यक्षता में कमीशन बनाया। इसका उत्तर है 1833 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया। 9वां प्रश्न है न्यायालयों में फारसी की जगह प्रादेशिक भाषा का प्रयोग किसके कार्यकाल में शुरू हुआ। तो इसका भी उत्तर है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में फारसी की जगह पर प्रादेशिक भाषाओं की न्यायालय में शुरुआत की गई। 10वां प्रश्न सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत की इलाहाबाद में
ब्रांच कब स्थापित की गई? तो इसका उत्तर है 1832 ईस्वी में इलाहाबाद में सदर निजामत और सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई। 11वां प्रश्न है, शिक्षा सुधार के लिए बंटिंग ने किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई थी? तो निश्चित तौर से इसका उत्तर है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा सुधार के लिए समिति लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विलियम बंटिंग ने यह समिति बनाई थी। 12वां है कि मैकाले समिति की रिपोर्ट के प्रस्ताव को कब अनुमोदित किया? तो 7 मार्च 1835 को मैकाले समिति के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया सरकार के द्वारा। 13वां प्रश्न है कि सती प्रथा के संबंध में कानून कब पास किया गया? तो निश्चित तौर से इसका उत्तर है कि 1829 में विलियम बंटिंग ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून को पास किया। तो आज का ये प्रश्न इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।